YouTube channel Comteria. Comteria provides very important lecture of Rajaswa Lekpal UP Triple SC exams. Now today we are giving the lecture of Rajaswa Lekpal 25 marks 25 question syllabus. Now before wasting our time we will start our new lecture हिंदी व्यंजन का वर्गीकरण। हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है। पहला स्थान के आधार पर और दूसरा है प्रयत्न के आधार पर। स्थान के आधार पर होगा वर्ग, उच्चारण स्थान और वर्ण नाम। तो पहले आप देख रहे हैं जैसे चार्ट में टेबुलर चार्ट आपके सामने बना हुआ है। वर्ग, उच्चारण स्थान और वर्ण नाम। क वर्ग में कख ग अंग, इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ से और ये होगा कंठ। च वर्ग में च छ ज झ और इया अंतस्थ में य, उष्म में बड़ा श। ये तालू की छत का पिछले भाग से और इसको ताला भी बोलते हैं। ट वर्ग जो होगा ट ठ ड ढ अण और ड ढ उष्म वर्ण होगा षटकोण वाला स। मूर्धा मुंह के भीतर की छत के अगले भाग से मूर्धन्य बोलते हैं इसको। इसके बाद त वर्ग है जैसे तथा, इसमें दांत से यानी ऊपरी दांतों के निकट से बोलते हैं। तो ये वर्ण का नाम होगा दंत, दंत वर्ण से होगा। और प वर्ग की बात करेंगे तो प फ व म जो कि ओष्ठ से दोनों ओठों से बोला जाता है, ये वर्ण नाम होगा ओष्ठ। न स ज र ल ये वर्ष से यानी दांतों के पीछे का कठोर हिस्सा जो होता है इससे बोला जाता है न स ज र ल ये वर्ष से। और व और फ दांतों निचले ओठ तथा ऊपरी दांतों से ये दंत्योष्ठ होगा। और ह जो वर्ण है वो स्वर तंत्र से, ये स्वर तंत्री होता है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि प्रयत्न के आधार पर किस तरह से होते हैं। तो प्रयत्न के आधार पर हिंदी व्यंजनों का जो वर्गीकरण होता है उच्चारण अवयवों द्वारा अवरोध की प्रकृति के आधार पर, जिसमें स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन और अंतस्थ होता है जिसमें कि अर्ध स्वर य व, लुंठित स्वर जैसे र और पार्श्विक इसमें ल। और इनके आधार होंगे उच्छिप्त और अयोगवा, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, अंतस्थ, उच्छिप्त और अयोगवा। स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर अगर हम देखें तो इस प्रकार से हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण होगा। अघोष, अघोष क्या होते हैं? इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण फ, श, षटकोण वाला स, छोटा स, ये अघोष हैं। और सघोष की बात करेंगे तो इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण जैसे कि ड, ढ, ज, य, र, ल, व और ह एवं सभी स्वर, ये सारे सघोष हैं। अघोष व्यंजन की बात करें तो प्रथम होगा क, द्वितीय है ख, तृतीय हो जाएगा सघोष व्यंजन में आ जाएगा। अघोष व्यंजन में प्रथम और द्वितीय आते हैं जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ और प, फ और बड़ा श, षटकोण वाला स और छोटा स ये। और सघोष व्यंजन की बात करेंगे तो तृतीय, चतुर्थ और पंचम जैसे कि ग, घ, अंग, ज, झ, य, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह। इस प्रकार से सघोष व्यंजन होंगे। प्राण की मात्रा के आधार पर यानी श्वास की मात्रा के आधार पर हम देखें तो अल्प प्राण होता है। प्राण का अर्थ वायु, इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वायु की मात्रा कम होती है। प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण य, र, ल, व और अंतस्थ वर्ण। और महाप्राण की बात करें तो इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण जैसे कि स, 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 ह और उष्म वर्ण। अल्प प्राण की बात करें तो प्रथम, तृतीय और पंचम जैसे कि क, ग, अंग, च, ज, य, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, स, य, र, ल, व ये सब अंतस्थ वर्ण। और महाप्राण की बात करें तो द्वितीय, चतुर्थ जैसे ख, घ, छ, झ,
ठ ढ थ घ फ भ और स ह, ये सब ऊष्म वर्ण। वायु के नासिका से निकलने के आधार पर अगर हम हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण करें तो नासिक और निनुनासिक व्यंजन, जैसे कि जिनके ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिका मार्ग से बाहर निकलती है, इनको नासिक ध्वनियाँ कही जाती हैं। और निनुनासिक या मौखिक की बात करें, जिनके उच्चारण में नासिका मार्ग बंद रहता है और वायु केवल मुख से बाहर निकलती है, इनको निनुनासिक या मौखिक ध्वनियाँ कही जाती हैं। नासिक की ध्वनियाँ क्या होती हैं? हिंदी में पंचवर्गीय व्यंजनों के अंतिम पांचों व्यंजन जैसे ड, य, अण, न और म, ये हैं। और अनुस्वार होगा और अनुनासिक स्वर होगा, ये सभी नासिक की ध्वनियों के उदाहरण हैं। आगत व्यंजन की बात करें तो क, ख, ग, झ, फ, ये विदेशी भाषाओं की ध्वनियाँ हैं। हिंदी में 9 विकसित व्यंजन कौन से हैं? जैसे ड, ढ, आधा म, न और ह, आधा म और ह एक साथ, आधा ल और ह। हिंदी के संरचनात्मक विकास का परिणाम, जैसे कि अड़, ड, ढ, ड, ढ, ड और ढ से विकसित हुए हैं ड के नीचे बिंदु, ढ के नीचे बिंदु। इस प्रकार के वर्ण जैसे कि ये विदेश से आए हुए विदेशी शब्द हैं। और हिंदी में ड, ढ व्यंजन शब्द के आरंभ में व्यंजन गुच्छों में बोले जाते हैं, जैसे ड और ढ। लेकिन ड और ढ के नीचे अगर बिंदु लग जाता है तो वो किस प्रकार के होते हैं? विकसित किए हुए होते हैं। संज्ञानात्मक विकास के परिणाम से मिलते हैं ये। और न, ल और म अल्पप्राण व्यंजन है। अल्पप्राण न, ल और म ये अल्पप्राण व्यंजन है। और इनके महाप्राण हो जाएंगे आधा न ह, आधा म ह और आधा ल ह। स्वतंत्र व्यंजनों की भांति विकसित हो गए हैं। न, म और ल के स्थान पर प्रयुक्त होकर शब्द के अर्थ के परिवर्तन की क्षमता रखते हैं। आधा न ह, आधा म ह और आधा ल ह। जैसे काना, काना में न हलंत, कुमार, कुमार में म हलंत, कान्हा में आधा न और ह, कुम्हार आधा म और ह हलंत, आला ल हलंत, आल्हा आधा ल और ह हलंत। संयुक्त व्यंजनों का स्वतंत्र प्रयोग कैसे करते हैं? इसका अगर संयुक्त व्यंजन होते हैं तो संयुक्त व्यंजन होते हैं जहां 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का संयोग रहा हो। जैसे छतरी वाला छ, इसमें क हलंत प्लस षटकोण वाला स। और त्र को देखो तो त हलंत प्लस र, ज्ञ को देखे तो ज हलंत प्लस इय। और श्राप वाला श्र लें तो उसको बड़ा श हलंत धन र। संयुक्त व्यंजनों को व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं और इनकी पहचान ये है कि एक से अधिक व्यंजन एक साथ आकर गुथ जाते हैं। इन व्यंजनों के मध्य कोई स्वर नहीं आता है। जैसे सप्ताह प धन त, स्वप्न प धन न, स्त्री स धन त धन र, राष्ट्रीय षटकोण वाला स हलंत प्लस ट हलंत प्लस र, विख्यात ख धन य, लक्ष्य क धन श धन य। और व्यंजन द्वित्व क्या है? जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं तब वे व्यंजन द्वित्व कहे जाते हैं। जैसे पक्का, बच्चा, अड्डा, 70, 80, 90, इक्का, ये सब व्यंजन द्वित्व हैं। हिंदी में 2 महाप्राण व्यंजन कभी द्वित्व होकर नहीं आते हैं। पहला व्यंजन हमेशा अल्पप्राण ही होगा, जैसे कि अच्छा, बुद्धू, मट्ठा, पत्थर, मक्खी, इस तरह के उदाहरण होंगे। उच्छिप्त क्या होते हैं? हिंदी के ड और ढ, ड के नीचे बिंदु और ढ के नीचे बिंदु, ये व्यंजन उच्छिप्त व्यंजन कहे जाते हैं। इनके उच्चारण में जीभ ऊपर मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत नीचे गिरती है। अयोगवाह हिंदी की वर्णमाला के अनुस्वार और विसर्ग को अ का आधार लेकर अंग तथा अह के रूप में दिखाया जाता है। वस्तुतः स्वर ध्वनियाँ तो है नहीं, यह परंपरागत ढंग से इन्हीं स्वरों में गिनाया जाता है। संस्कृत व्याकरण में इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार और विसर्ग दोनों स्वर भी हैं और व्यंजन भी है, और जो योग न होने पर साथ रहें उन्हें अयोगवाह कहते हैं।
विराम का मतलब होता है ठहर जाना या रुक जाना। और जिस तरह हम काम करते हैं समय बीच बीच में रुकने और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। इसलिए पूर्ण विराम को छोड़ से सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबद्ध करते हुए, तो विराम का अर्थ है ठहराव, और विराम चिन्हों की संख्या जो है 20 है। अल्प विराम का चिन्ह है एक कॉमा जो आप लगाते हैं, उसको बोलते हैं अल्प विराम। और अर्ध विराम क्या होता है? एक बिंदु और उसके पैरेलल में एक कॉमा। और हंस पद ये त्रुटि विराम को बोलते हैं। जैसा कि आप टेबलर चार्ट में देख रहे होंगे, जो हाईलाइटेड वर्ड है इसमें हमने दिखाया आपको अल्प विराम और अर्ध विराम। यहाँ स्पष्ट आपको दिख रहा होगा अल्प विराम और अर्ध विराम के चिन्ह। इसके बाद त्रुटि विराम को ही हंस पद कहते हैं। राम कहाँ जा रहा है, इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो ये क्वेश्चन मार्क लगेगा। कहाँ जा रहा है मतलब कहाँ जा रहा है, कहाँ हो गया तो विराम चिन्ह लगेगा प्रश्नवाचक। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। उपविराम चिन्ह होता है, पैरेलल दो बिंदु होते हैं, इनको बोलते हैं उपविराम चिन्ह, जैसा कि टेबल में आपको दिख रहा होगा सामने स्क्रीन पे। और अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। अल्प विराम जिसको आप कॉमा बोलते हैं इंग्लिश में, सबसे ज़्यादा उसका प्रयोग होता है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, तो उसको जब ज्यों का त्यों लिख दिया जाए कथन को, तो उस समय उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए 0 ओ जैसा विराम चिन्ह लगाते हैं हम, छोटा सा ओ टाइप का लगा देंगे छोटे आकार में, तो वो संक्षिप्त रूप दिखाता है। और निर्देशक चिन्ह का प्रयोग संकेत करने के लिए किया जाता है। और जैसे रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए, तो रात्रि और निशा, रात्रि का मतलब भी निशा है, निशा का मतलब भी रात्रि है, तो ये इसका पर्याय है। तो रात्रि का मतलब निशा, तो रात्रि निशा के बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा, बराबर का, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, दो पैरेलल लाइंस। रात्रि इज इक्वल टू निशा। लोप निर्देश का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जब पूर्व की बात पुनरुक्ति करनी हो तो उसको लोप निर्देश का प्रयोग करते हैं। मतलब इस प्रकार से पुनरुक्ति दोबारा कहना हो, तब पूर्व की बात को दोबारा कहना हो तो वही उक्ति कहनी हो तो लोप निर्देश लगाते हैं। इसी प्रकार से हो रहा है। विराम चिन्ह 20 प्रकार के हैं। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह, निर्देशक चिन्ह डैश जिसको बोलते हैं, जो कि समास के बीच में लगता है, समासिक चिन्ह वही है निर्देशक चिन्ह। फिर 3 प्रकार के कोष्ठक है, छोटे, मझले और बड़े। अवतरण चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है, उपविराम यानी जिसको अपूर्ण विराम आप कहते हैं। फिर विवरण चिन्ह है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है, लाघव चिन्ह है, लोप चिन्ह है, पाद चिन्ह है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह है, पाद बिंदु है, हंस पद है, टीका सूचक है, तुल्यता सूचक है और समाप्ति सूचक है। ये सारे चिन्ह इस टेबलर चार्ट में एकदम सामने आपको प्रदर्शित हो रहे हैं स्क्रीन पे। इस प्रकार से हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स वर्णमाला और विराम चिन्ह, ये अध्याय हमने बहुत ही खूबसूरती से ख़त्म कर लिया, जो कि राजस्व लेखपाल में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। जैसे कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, आ, ई, बड़ा ऊ, ओ, तो मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं होगा, ओ। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जीवहा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, जीवहा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। छोटा ई, बड़ी, च, छ, ज, झ, इया, इसका उच्चारण किससे होता है, तो इन सब का उच्चारण होता है तालव्य से।
जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहा जाता है स्वर। दीर्घ स्वर कौन सा नहीं हो सकता है? छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। तो जो बड़ी ई है वो दीर्घ स्वर नहीं है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है? अंतस्थ व्यंजन में जैसे ग दिया है, ज दिया है, व दिया है, छोटा सा दिया है, तो अंतस्थ व्यंजन व नहीं होगा। अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? जैसे ख दिया है, ग दिया है, घ दिया है और ठ दिया है, तो अल्पप्राण व्यंजन होगा ग। घोषवर्ण कौन सा होता है? ज हो, क हो, च हो और ट हो, तो घोषवर्ण होगा ज। ओष्ठवर्ण कौन सा है? अ दिया हो, आ दिया हो, ई दिया हो, उ दिया हो, तो ओष्ठवर्ण कौन सा होगा? ओष्ठवर्ण होगा उ। उ को ओष्ठ से उच्चारण करते हैं। काकल्य वर्ण कौन सा है? य है, स है, ह है और ण है। इसमें से काकल्य वर्ण होगा ह। य का उच्चारण कहाँ से करते हैं? य का उच्चारण तालु से करते हैं। र का विवरण कैसे है? वत्स से लुंठित, सघोष, अल्पप्राण व्यंजन, ये सब र का विवरण है। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? अंतस्थ और ऊष्म वर्ण हैं या ऊष्म वर्ण कितने हैं? अंतस्थ और ऊष्म वर्ण मिलकर कुल मिलाकर हैं 8। दीर्घ का वर्ण विच्छेद अगर करना हो दीर्घ, तो दीर्घ का द हलंत, द हलंत, फिर री, फिर ग हलंत और अ। सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण है ब। सघोष वर्ण ब है। उसमें व्यंजन कौन सा है? उसमें व्यंजन है ह। उद्यान का वर्ण विच्छेद है। उद्यान का उ धन द हलंत प्लस य प्लस आ धन न हलंत प्लस अ। कौन ट वर्ग में नहीं आता है? ठ, ढ, ध और ड़, तो ध जो है वो ट वर्ग में नहीं आता है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां 52 हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे कौन है? तो जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती हैं वे हैं निम्नासिक स्वर। अर्धविविध स्वर कौन से हैं? ए। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? ये क, च, प, द, इस वर्ण में सभी स्पर्श व्यंजन है। महाप्राण वर्णों वाला वर्ग जैसे ख, छ, ठ, ध, च, ड, म, स, ध और य, द, ध दिया हो तो महाप्राण वर्ण है ख, छ और ठ। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो क्या कहलाता है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वो युग्मक ध्वनियां कहलाती हैं। वह किस प्रकार का व्यंजन है? वह अंतस्थ व्यंजन है। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में लिखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं? ये होती हैं लिपियां। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर हैं। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन है? क में, ग में, ख में और घ में कौन होगा? स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि, ये होगा ख। दंतोष्ठ ध्वनि कौन कौन सी होती है? ये व होती है। ऊष्म व्यंजन के बारे में अगर हम देखें तो स, 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 त, थ, द, ध, ट, ठ, ड, ढ और च, छ, ज, झ में से ऊष्म व्यंजन कौन से होंगे? ये स, स, ह जो है ऊष्म व्यंजन होंगे। इसी प्रकार के उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लेखपाल, राजस्व लेखपाल के हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर वर्णमाला और विराम चिन्ह से संबंधित हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का अध्ययन किया। हिंदी 25 मार्क्स की राजस्व लेखपाल में पूछी जाएंगी। बने रहें, जमे रहें हमारे यूट्यूब चैनल कॉमटेरिया पे। कॉमटेरिया इसी तरह हिंदी व्याकरण के बहुत ही रोचक लेक्चर्स लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो वीडियो को शेयर करें, कॉमटेरिया चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां गंगा, हर हर महादेव।